नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे। कंप्लीट सीरीज पॉलिटी की कर रहे थे। इसमें आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो पॉलिटी की पूरी सीरीज है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो भी पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे वर्ड टू वर्ड रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कौन कौन सी चीज़ें, किस किस चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन टाइप का है जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लेंगे। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जब हमने पुराने चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में हमने डाइवर्सिटी को समझा था कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है, तो डाइवर्सिटी हमें पता चला था कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी भी हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी जो है वो विविधता है, ठीक है। विविधता कब क्रिएट होती है? जब लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। किन चीज़ों को डिफरेंसेस हमने पढ़े थे? लैंग्वेज को लेके पढ़ा था, रिलीजन के बेस पे डिफरेंसेस थे, कल्चर का डिफरेंस था, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिफरेंसेस जो थे, ये डिफरेंसेस क्या सिर्फ ये डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं या कुछ और भी चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आता है, ठीक है। साथ ही एक प्रेजुडिसनेस आती है, इनइक्वालिटी आती है। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी की वजह से ही फॉर्म होती हैं। ये जो अंतर है इनकी वजह से ही फॉर्म होती हैं। कैसे फॉर्म होती हैं ये हम चीज़ को समझते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस डिफरेंट, ऑल दीज इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1,600 languages that are people's mother tongue. ओवरऑल मतलब इसमें डिफरेंसेस को समझाया गया है कि जो डिफरेंसेस हैं वो जोग्राफिकल डिफरेंस भी हो सकते हैं आपके, और हिस्टोरिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। यानी कि जो जोग्राफिकल कंडीशन, एक जगह की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ पर उस हिसाब से कल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो चली आ रही होंगी जिस हिसाब से वहाँ का कल्चर फॉरवर्ड हो रहा होगा, वहाँ से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो मेजर रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। लगभग 8 जो मेजर रिलीजन है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हर रिलीजन में जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वहाँ से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। 1600 लैंग्वेज लोगों की मातृभाषा है, मदर टंग है, ठीक है, तो वहाँ से भी हमारे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। फूडिंग जो सिस्टम है, जो लैंग्वेज हैं वो अलग अलग हैं, फूडिंग सिस्टम अलग अलग है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस को क्रिएट करती हैं। इन सारी चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इन डिफरेंसेस की वजह से एक प्रेजुडिस माइंड सेट हो जाता है। प्रेजुडिस क्या होता है? इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, ठीक है। जब हम किसी के बारे में उसे देख के उसे निगेटिव जज कर लेते हैं या फिर उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो वो एक प्रेजुडिस होना, यानी कि प्रेजुडिस्ड माइंड को शो करता है। कैसे कोई इंसान प्रेजुडिस हो सकता है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंसान को प्रेजुडिस बनाती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। स्किन कलर, जैसे आप अफ्रीका में देख सकते हैं ब्लैक और जो वाइट है उनका एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, कि ब्लैक जो पीपल होते थे उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया। कभी एक टाइम पे उन्हें वोट का जो राइट था वो नहीं था, फिर उन्होंने अपने मतलब बहुत मूवमेंट किए जिसकी वजह से फिर वो आज एक इक्वलिटी के दौर में आ पाए, और इक्वलिटी की मांग उन्होंने बहुत टाइम से की। तो स्किन कलर की बेस पे लोगों ने एक प्रेजुडिस्ड माइंड बना के रखा था, है ना, एक डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ। लैंग्वेज को लेके हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, लोगों के बिलीफ जो होते हैं उनसे हो सकता है, काम करने के तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। काम करने के तरीक़ों, इट मीन्स कि कोई अगर भिखारी है या कोई सफाई कर्मचारी है तो हम उसके बारे में एक निगेटिव थॉट रखते हैं, है ना, कि जो लोग हैं वो एक निगेटिव थॉट के साथ सोचते हैं, तो वो उस व्यक्ति के लिए प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं और कोई साइकिल वाला व्यक्ति है ना, तो आप उसको एक निगेटिव थॉट के साथ सोचते हैं, या फिर आप उसके साथ कुछ ऐसी बात कर देते हैं या उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे वो हर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस की वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, यानी कि वो उतना कैपेबल नहीं है जितना आप हैं, तो आप प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। इसी की वजह से आपका
आप स्टीरियोटाइप भी हो जाते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप मतलब किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स इमेज में रख के सोचना। फिक्स इमेज में रख के सोचने से मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो हमने हमेशा सुना है कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया या पाकिस्तान से आतंकवादी इंडिया में आए, तो अगर हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो हमने उनको एक फ़िक्स इमेज में रखा हुआ है कि वहाँ पर लोग आतंकवादी होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स इमेज है ये हमारा स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। बट वहाँ पर ये गलत एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सारे लोग आतंकवादी हैं, है ना। कि जैसे आप दूसरा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि बॉय और गर्ल का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम बचपन से ही स्टीरियोटाइप सेट करते हैं कि ये आदतें बॉय की होती हैं और ये आदतें गर्ल की होती हैं। जैसे अगर कोई लड़का है वो रो रहा है तो हम उसे बचपन से ये सिखाते हैं कि डोंट क्राई यू आर अ ब्रेव बॉय, बट कभी किसी लड़की से ये नहीं कहते हैं कि डोंट क्राई यू आर अ ब्रेव गर्ल। तो हम एक साइन बना देते हैं कि जो रोने का साइन है वो लड़की के लिए। तो बड़े होकर जब वो अपनी एडल्ट एज में होता है तो अगर कभी बॉय अपने इमोशन को बाहर निकालता है, रो रहा होता है, तो उसे किस बात से इंडिकेट किया जाता है, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। तो मीन्स आपने बचपन से एक स्टीरियोटाइप और फिर वो हैबिट बन जाती है। तो वो स्टीरियोटाइप सेट है कि जो लड़की रोना है वो इमोशन कैरी करता है लड़कियों के लिए। तो ये सारे जो स्टीरियोटाइप हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। यहीं से और डिफरेंसेस आते हैं जिनको हमने नाम दिया इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का। इनइक्वालिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन है ये भी डिफरेंसेस की वजह से आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे अगर आपने देखा हो कास्ट सिस्टम, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इनकी वजह से क्या होता है, जो लोअर कास्ट होते हैं उन लोअर कास्ट लोगों को कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर टेम्पल या मंदिर में एंट्री नहीं है। ठीक है, उनको एजुकेशन का राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली, बट कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक, कुछ रिलीजन्स हैं जिसमें कि इनइक्वालिटी है, मतलब मेल पर्सन और फीमेल पर्सन में दोनों में अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। यानी कि मैन को ज़्यादा पावरफुल बताया गया है, फीमेल को कम पावरफुल बताया गया है। कि जैसे फीमेल्स को मतलब जो मेल पर्सन है उनके अधीन रहना है ना। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी में आते हैं। ठीक, जैसे अगर एक एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट लड़के से पूछेगा या बॉय से पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सेट है। ठीक है, एक इनइक्वालिटी है। बॉय और गर्ल में हम कहने के लिए कहते हैं कि हम इक्वल हैं या इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बट इक्वलिटी वो अभी जो समाज में है वो इक्वलिटी कंप्लीटली नहीं है। अभी भी हम इनइक्वलिटी को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ करने का मतलब है कि वो बॉय ही कर सकता है, गर्ल नहीं कर सकती है। अगर आप कहीं पे जाएं, किसी के घर जाएं, तो आप बोलेंगे कि आपका लड़का क्या कर रहा है। लड़की पे इतना खास गौर नहीं होता है कि आपकी लड़की भी कुछ कर रही है या कुछ बन गई है, या उस मतलब लड़की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पावरफुल जो चीज़ें हैं वो लड़के के लिए इंडिकेट कर रही हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ये आपके डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेजुडिस्ड माइंड होना है, जो स्टीरियोटाइप है, जो इनइक्वालिटी है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को इंक्रीज़ करती हैं। और ये क्यों आती हैं? डिफरेंसेस की वजह से। बट जहाँ पर डिफरेंसेस डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, वहीं पे डिफरेंसेस इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडिस्ड माइंड को भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हमें चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, जैसे जो लोग हैं वो प्रेजुडिस्ड और स्टीरियोटाइप जब एक्ट करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका एक आर्टिकल था क्लास 6 की बुक में कि इन्होंने समझाया कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। जैसे इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स अपने यहाँ की जो फीमेल हैं या गर्ल्स हैं उनको स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं, या उनके लिए एजुकेशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। ठीक है, बट ये एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स ऐसा करते भी हैं तो उनकी एक मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो ये चाहती है कि उनके घर में सबको एजुकेशन मिले, है ना। तो ये एक स्टीरियोटाइप सेट कर रखा है। अब इस स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होगा कि अगर कोई मुस्लिम है तो हम एक डायरेक्ट हमारी नेगेटिव थॉट आएगी कि इनके घर में फीमेल्स के पास एजुकेशन नहीं है। दूसरे एग्जांपल में जैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट है इक्वलिटी की बात को आगे कर रही है। तो केरला गवर्नमेंट में या केरला में क्या है कि जो स्कूल और होम के बीच की जो डिस्टेंस है वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और जो भी डिस्टेंस है उनके लिए बस सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं। गांव में लेडीज़ें जाके पढ़ाती हैं, है ना। तो जब महिलाएं जाके गांव में पढ़ा रही होती हैं तो लोग इस बात से ये अवेयर होते हैं कि हाँ, महिलाओं को भी समान शिक्षा का अधिकार है। तो वो इनकरेज होते हैं अपने घर की लेडीज़ों को, जो अपने घर की लेडीज़ हैं उन लेडीज़ को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट्स के रूल हैं और ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट,
ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, कैसे क्या है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक आर्टिकल है, एक स्पीच में ये कहते हैं, जिसका सोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। ठीक है, यानी कि इन्हें संविधान का जो संविधान निर्माता इन्हें कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने दलित्स का एक जो दलित लोग होते थे जिनको हम लोअर कास्ट में रखते थे, ठीक है, उनको उनका लीडर बन के ये उभरे और उनके लिए काम किया। अब ये दलित टर्म क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसके लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है, दलित इज़ अ टर्म दैट पीपुल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। ठीक है, वो उनको एड्रेस करने के लिए उनको लो कास्ट के लोग कहा जाता था या निम्न जाति के लोग कहा जाता था। दे प्रीफर दिस वर्ल्ड टू अनटचेबल दलित्स मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपुल। ठीक है, तो मतलब उनको नीची कास्ट का समझा जाता था, उनके लिए एक प्रेजुडिस माइंड सेट था ये, मतलब इन लोग जब लोअर कास्ट का समझा जाता था तो इन पर अत्याचार ज़्यादा होते थे, इनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो इक्वलिटी में लाने के लिए जो हमारे यहाँ राइट्स हैं वो सबके लिए बनाए गए, तो गवर्नमेंट्स ने ऐसे लोगों को शेड्यूल कास्ट यानी कि ऐसे लोगों के समूह को शेड्यूल कास्ट कहा, जिसको आप SC भी कहते हैं। नेक्स्ट दलित, आई होप आप समझ गए होंगे। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट। ये खुद एक मतलब निम्न जाति से थे जहाँ पर इन्होंने अनटचेबिलिटी का सामना किया था, और इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी भी कही थी, उस स्टोरी को अभी डिस्कस करेंगे। तो विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, अनटचेबल मानी जाती थी महार कास्ट। ठीक है, तो ये खुद दलित कम्युनिटी से थे। द महार वॉज पुअर, ओन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज। मतलब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं वो काम इन्हें बचपन में जब ये पैदा होते हैं तो एक उम्र के बाद इनको फिर वही काम करना होता था। इन्हें मतलब एक हिसाब से कहा जाए कि बड़े सपने देखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ये दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे, तो जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होती थी उसे भी सेम वही करना होता था। ठीक है, इनका जो निवास स्थान होता था, रहने का जो स्थान होता था वो गांव से बाहर होता था, यानी कि लोगों के लिए काम करते थे पर ये लोगों के टच में नहीं आ सकते थे। इन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, यानी कि जो छुआछूत वाली जो प्रथा चल रही थी उसमें रखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन from this caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalit to gain entry into temples. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on the respect not just for a few but for all persons. इनका कहना ये था कि आप भी पढ़ाई करिए, मतलब जो दलित थे उन लोगों से कहते थे कि आप पढ़ाई करिए, गवर्नमेंट जॉब में मतलब आपका जो अधिकार है उसको लीजिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए, या मतलब अपनी जो इक्वलिटी है उसके लिए लड़िए, मंदिर में जाइए, है ना, मंदिर में आपका भी पूरा अधिकार है। बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लिया था, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। क्यों? ऐसी सर्च में, ऐसे रिलीजन के सर्च में जहाँ पर सबको बराबर की दृष्टि से देखा जाता था, इस वजह से ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। फिर इन्होंने दलित्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, इन्होंने खुद भी इंग्लैंड गए, वहाँ से एजुकेशन ली और एक लॉयर बने। ठीक है, और ये दलित्स के लोगों को इनकरेज करते थे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। ठीक है, ताकि आप इस कास्ट सिस्टम से बाहर आ पाएँ। ठीक है, तो ये सारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये एक इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था।
ठीक है, जिसका सोर्स आप ये देख सकते हैं, स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून, ठीक है, बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये आर्टिकल आपके क्लास 6 की बुक में थे, जहाँ से आप बेसिकली क्या है, इन आर्टिकल्स को हम छोड़ देते हैं, है ना। ये हम उतने इंपॉर्टेंटली इनको चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, बट जो यूपीएससी के क्वेश्चन या हायर जो आपके एसएससी के या लोअर पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। डायरेक्टली तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ही पता है। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से कैप्चर की जाती हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आप बहुत डीपली पढ़िए। इसी वजह से इस पूरी सीरीज में जो आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है वो एकदम डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि आप छोटी से छोटी चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। क्लास 6 से इसी वजह से शुरुआत की गई है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है, बट आप क्लास 6 से लेके करेंगे तो आप उतना ज़्यादा इमेजिन कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रीविंग फॉर इक्वेलिटी। हाँ, एक इसमें प्रीवियस में इसमें एक ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इसमें एक स्टोरी रह गई थी। ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टोरी क्या है, 1901 की बात है। 1901 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित थे, तो दलितों के लिए फ़ाइट करते थे, ठीक है। इंग्लैंड गए, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया। तो जो इनके फादर थे वो कोरेगांव में रहते थे, ठीक है, जो कि अभी करंटली महाराष्ट्र में है, ठीक। कोरेगांव में रहते थे। तो एक बार का बात, 1901 में एक बार ये मिस्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके कज़िन, ये दोनों ट्रेन से ट्रैवल करके जाते हैं और कोरेगांव पहुंचते हैं, महाराष्ट्र में कोरेगांव जाते हैं ताकि अपने फादर से मिल सकें। बट जो ट्रेन से जाते हैं तो वो स्टेशन पे उतर जाते हैं। स्टेशन से इनको कोरेगांव जाने का रास्ता नहीं मालूम था, ठीक है। स्टेशन से कोरेगांव जाने का रास्ता इनको नहीं मालूम था। तो ये कुछ टाइम वहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि शायद इनके फादर आएंगे इनको लेने के लिए, या फिर किसी सर्वेंट को भेजेंगे, बट ये काफ़ी टाइम इंतज़ार करते रहते हैं, बट कोई नहीं आता इनको लेने के लिए। तो स्टेशन मास्टर आते हैं। स्टेशन मास्टर इनसे पूछते हैं। तो स्टेशन मास्टर कैसे जज करते हैं, जो आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस्ड माइंड को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वेल ड्रेस्ड थे, अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हुए थे, ठीक है। ये स्टेशन था और ये इनके पिताजी का घर कोरेगांव। तो इनको यहाँ से यहाँ का रास्ता नहीं मालूम था। स्टेशन मास्टर जज करते हैं कि एकदम वेल ड्रेस्ड है, यानी कि अपर कास्ट के लोग होंगे, तो उनकी जो उनका माइंड सेट था वो अच्छे से उनसे बात करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनसे पूछते हैं, टिकट पूछते हैं, टिकट वगैरह ये सब सारी चीज़ें अम्बेडकर सर इनको सब दिखा देते हैं, ठीक है। बाद में उसके बाद जब इनके बीच में कन्वर्सेशन होता है तो ये बताते हैं कि अपने फादर से मिलने आए, बट स्टेशन से कोरेगांव कैसे जाना है इनको रास्ता नहीं मालूम है। तो इनके फादर शायद इनके पिताजी इनको लेने आने वाले हैं, किसी सर्वेंट को भेजेंगे। इनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन में अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो बताते हैं कि वो मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब ये बताते हैं मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर के जो रिएक्शंस थे वो तुरंत सडनली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और चेंज होने के बाद वो जो अनटचेबल वाली प्रोसेस थी, अनटचेबल वाली जो चीज़ थी वो उसके माइंड में आ जाती है। वो सेम स्टीरियोटाइप की मेहर कास्ट को हमने एक फिक्स उसमें रखा हुआ है कि अनटचेबल है और दलित से, तो वो इनसे बात करना बंद कर देते हैं और उनसे उनका टिकट देख के अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जब अपने रूम में जाते हैं तो जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो ये सोचते हैं कि शायद उनके फादर आ जाएंगे या फिर जो स्टेशन मास्टर है वो उनकी कुछ हेल्प करेंगे। बट स्टेशन मास्टर को जब ये पता चलता है तो वो उनके पास दोबारा नहीं आता, ठीक है। बट वो स्टेशन मास्टर थे तो स्टेशन में वो घूम रहे थे, सन भी जो सूरज है वो भी अस्त हो चुका था। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि अगर आप कोई बुलक कार्ड यानी कि बैलगाड़ी अगर हमारे लिए बुक कर दें, उसके लिए हम पैसे देंगे, और अगर आप बुक कर दें तो हम कोरेगांव जा सकते हैं, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आप हमें बता दीजिए, हम पैदल निकल जाएंगे। तो स्टेशन मास्टर जब जो बैलगाड़ी वाले होते थे उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे बैलगाड़ी वाले के पास हमें, मतलब ऐसी बैलगाड़ी हमारे लिए हायर कीजिए जो कि इस अनटचेबिलिटी से, मतलब उसे अगर हम बता दें तो हमारे साथ गलत व्यवहार ना करे, है ना। ये चीज़ उसे पहले बता दी जाए कि हम मेहर कास्ट से हैं। तो जब ये सारी चीज़ें किसी भी बैलगाड़ी वाले को बताई गई तो बैलगाड़ी वाले ने, हर किसी बैलगाड़ी वाले ने उनको सीट देने से मना कर दिया, ठीक है। अब जब सीट देने से मना कर दिया तो अम्बेडकर सर ने ये कहा कि आप हमसे डबल पैसे ले लीजिए, चाहे तो और पैसे ले लीजिए, बट हमें कोरेगांव पहुंचा दीजिए। बट वहाँ पर मनी क्या हुई, काम नहीं आई। मनी काम जब नहीं आई तो अम्बेडकर जो मिस्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनको लगा
ठीक है, कि इस चीज़ में जब मनी भी काम नहीं आ रही है, यानी कि अनटचेबिलिटी को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके लोगों के माइंड में क्या एग्जैक्टली सेट है, यानी कि जो भी इंसान वहाँ पर था सब पैसे के लिए काम करना चाह रहे थे, उन्हें ज़्यादा पैसे भी दे रहे थे, तब भी वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, यानी कि अनटचेबल, यानी कि दलित होने की वजह से उनको काम, वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको वहाँ पर सीट नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो ये इनका पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि जो लोअर कास्ट है उसे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उनके साथ कितनी इनइक्वालिटी होती है, और इसी वजह से वो दलित के लीडर बन के बाहर आए, जिन्होंने अपने संविधान में सबको, जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने सबको इक्वल होने का, मतलब इक्वल होने के लिए इस बात पर जोर दिया कि सब इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी को उन्होंने सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी का मीन्स क्या है, यानी कि इक्वलिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो ये प्रयास ऐसा नहीं है कि सडनली हुए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये प्रयास चल रहे थे। ठीक है, कुछ लोग अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे, कुछ लोग अपने मतलब इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे। कौन कौन से लोग थे इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो वोमेन थी, वो अपनी इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रही थी। ठीक है, और कौन से लोग थे जो इक्वलिटी के, आप एक अपने एज्यूम कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग रहे होंगे, लोअर कास्ट के लोग रहे होंगे, या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती हैं उनके लोग रहे होंगे, दलित्स होंगे, ठीक है, ट्राइबल्स होंगे जो इक्वलिटी के लिए कर रहे होंगे कोशिश। और आप समझ सकते हैं जो पीजेंट्स थे, ये सारे लोग अपनी इक्वलिटी के लिए, मतलब इक्वलिटी के लिए लड़े, इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में लड़े। वोमेन किस बात से लड़ी कि वोमेन को इक्वलिटी चाहिए थी मैन के साथ, कि जो एजुकेशन का राइट मैन के पास है वो वोमेन के पास भी एजुकेशन का राइट हो। दलित होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो वो अपने आप को, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को, कई सारे लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद अपनी इक्वलिटी के लिए लड़े, क्योंकि दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, एजुकेशन में उनको इक्वलिटी नहीं थी। तो इस वजह से जितने भी दलित्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके जो सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन किए, मूवमेंट्स किए, जहाँ से उन्होंने अपनी इक्वलिटी के लिए बात की। जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी अपनी इक्वलिटी के लिए बात की। ठीक है ना, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, ठीक है, उन्होंने भी बात की कि जो मनी लेंडर हैं उनसे उनको मतलब मुक्त कराया जाए, क्योंकि पहले क्या होते थे, मनी लेंडर छोटे छोटे फार्मर को पैसे देते थे और उनसे ज़्यादा ब्याज लेते थे। ठीक है, तो वो जो किसान होते थे, जो छोटे किसान होते थे, वो हमेशा उनके पकड़ में ही रहते थे और उनकी ज़मीन पे ही काम उन्हें करना पड़ता था। ये सब चीज़ों से उन्हें मतलब आज़ादी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किए, और मतलब एक मुहिम उन्होंने छेड़ी की ताकि उन्हें इक्वल किया जाए, बाकी लोगों से उन्हें इक्वलिटी का, उन्हें भी इक्वलिटी मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में इक्वलिटी की बात की गई। ठीक है, इक्वलिटी को राइट ऑफ इक्वलिटी बताया गया, यानी कि आपका अधिकार बताया गया कि सब लोग बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो दलितों के नेता बनकर मतलब दलितों का लीडर जिन्हें कहा जाता है, तो दलित्स का लीडर उन्हें कहा जाता है, उन्होंने आवाज़ उठाई और सबको इक्वलिटी की बात की, और उन्होंने फॉर्मेशन किया संविधान में कि सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, न कि हमें उससे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहिए कि न कि उसे डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, बल्कि हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी जो हमारे लिए, वो हमारे लिए मतलब एक अभिशाप बन जाए, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकार के लिए लड़े। This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. सारे जितने भी इंडियंस हैं, जो मतलब एक जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी में विश्वास रखें। ठीक है, और जो भी अपॉर्चुनिटी है हर किसी इंसान के पास, जो हर किसी व्यक्ति के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें कही गई, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारी चीज़ें कही गई, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। बट आज भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती हैं कि जो इक्वलिटी, जिस इक्वलिटी की हम बात करते हैं, वो इक्वलिटी अभी समाज में नहीं है, क्योंकि ये इक्वलिटी कहीं ना कहीं सोच पर निर्भर करती है। जो क्योंकि हम जो स्टीरियोटाइप बनाते हैं वो कोई संविधान हमें संविधान के निर्माण से या संविधान की वजह से वो स्टीरियोटाइप बनना ख़त्म नहीं होगा, या जो हमारा प्रेजुडियस माइंड है वो हमारा किसी भी लिखित कानून की वजह से ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, हम जो किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इक्वलिटी की, कंप्लीट इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में, जहाँ पर आपने समझा होगा कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है। यहाँ से अगर हम एक ओवरव्यू लें नोट्स के तौर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस डाइवर्सिटी भी क्रिएट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन भी। ठीक, इसके साथ साथ प्रेजुडियस माइंड, साथ ही इसके साथ प्रेजुडियस जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, आपका इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, तो ये आपका सब डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो ये सब डिफरेंसेस की वजह से होता है कि जो डिफरेंसेस से हम डाइवर्सिटी को जहाँ पॉजिटिव में देखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे पास निगेटिव एस्पेक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की बात की गई है, वो इक्वलिटी हम आर्टिकल्स में देख सकते हैं, जहाँ पर सभी को अधिकार है बराबर होने का। ठीक है, जहाँ पर बराबर होने का अधिकार है, वो सारी चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फाइनली इस चैप्टर में डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में था। डाइवर्सिटी जहाँ पर हमें पॉजिटिव रोल प्ले करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, जो हमारी इक्वलिटी पे इम्पैक्ट करता है। तो ये आपको जो कंप्लीट चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप ये देख सकते हैं। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. Do girls possesses their qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle, those who are naughty? तो ये सारी चीज़ें आपको एक मतलब आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखना है कि क्या इमेजिन कर रहे हैं आप इन कंडीशंस के हिसाब से। वो आपकी इमेजिनेशन पावर को भी बनाएगा और आपके सोचने का जो नज़रिया है इसको भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इन क्वेश्चंस पर आप सभी के जो थॉट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप मतलब लिखिए, आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा या कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। तो इसमें इक्वलिटी की बात की गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है कि जो इक्वलिटी की बात करता है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, इक्वलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, यानी कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग इक्वल रहें। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीज़ों के आंसर लिखने हैं। इसमें बेसिकली आप क्या क्या लिख सकते हैं कि इक्वलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इक्वलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एक व्यक्ति को जो अधिकार है वो पूरे नेशन को वो अधिकार हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून ना हो, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर हो। जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें भी सब ग्रोथ करें। रिलीजन मतलब हर कोई इंसान को या हर कोई व्यक्ति को अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। तो इक्वलिटी यहाँ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी आपको मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी देखेंगे आपको आर्टिकल 14 से 18 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी अलग अलग क्लॉज में भी हो सकते हैं, आर्टिकल 14 में अलग चीज़ें कही हैं, आर्टिकल 15 में जैसे आप अगर इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 में आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की बराबरी दी गई है। कानून सबके लिए बराबर होगा, इसमें ना आपका कोई कास्ट सिस्टम होगा ना रिलीजन होगा, कुछ नहीं, यानी कि आपके लिए कानून सबके लिए बराबर रहेगा। आर्टिकल 15 में आपसे कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आपके पास लॉ हैं।
यानी कि किसी भी आपको किसी भी कास्ट सिस्टम या रिलीजन बेस पे आप उन्हें कैंडिडेट को या किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में आपके कहा गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पूरा अधिकार है। हर कोई कैंडिडेट पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को मना किया गया है, यानी कि एक क्राइम बताया गया है। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अनटचेबिलिटी को फेस किया था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को डाला है ताकि अब किसी को ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, और अगर फेस नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कोई इंसान बड़े पद पर है या ऐसे कोई टाइटल मिला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, वो भी आपका सेम जो नॉर्मल जो बाकी लोग हैं नेशंस के उनकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिनको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो कोशिश कीजिएगा इस पूरे आंसर को लिखने की, जिसमें इसमें आपको दो पार्ट दिए हुए क्वेश्चन के, जो भी हमने डिस्कस किया उसको लेके। तो आप इस पूरी चीज़ को मतलब अपने आंसर में लिखिएगा, ऐसे राइटिंग में लिख लीजिएगा या इसको थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखिएगा। अगर आप चाहें तो इन अपने जो आंसर्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लिंक मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।